आज के इस गहन विश्लेषण में बहुत-बहुत स्वागत है। आज चर्चा के लिए जो स्रोत हमारे पास है, वो फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया से जुड़ा एक बेहद अहम दस्तावेज है। ये है नीव दिसंबर 2025 एडिशन 3। बिल्कुल। हाँ, और ये रिपोर्ट विशेष रूप से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब जिन्हें हम MFDs कहते हैं, उनके लिए तैयार की गई है। इस पूरी चर्चा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है। आज हम ये समझेंगे कि एक बिजनेस को जमीनी स्तर पर कैसे बड़ा किया जाता है, मार्केटिंग को कैसे धार दी जाती है, और सबसे जरूरी बात, ग्राहकों के साथ किस तरह का संवाद वास्तव में असरदार होता है। जी, और इस विषय की गहराई में जाने का आज का हमारा मिशन भी एकदम स्पष्ट है। मैं शुरुआत में ही ये साफ कर दूं कि ये समझना बहुत जरूरी है कि एक बेहतरीन आइडिया होने के बावजूद बिजनेस को सही मायने में स्केल करने में रुकावटें कहाँ आती हैं। इसके साथ ही डेटा के नजरिए से हमें इस बात की भी पड़ताल करनी है कि इंडस्ट्री के जो टॉप 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी सफलता का असली राज क्या है। और बाकी लोग उनसे क्या सीख सकते हैं? एकदम सही कहा। नीव का ये अंक केवल ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि इसके पीछे के क्यों को भी बहुत गहराई से समझाता है, खासकर एक फाउंडर के माइंडसेट और सिस्टम के स्तर पर। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब मैंने अक्सर देखा है कि लोगों के पास ग्रोथ के लिए शानदार रणनीतियां होती हैं, बेहतरीन विजन होता है, लेकिन फिर भी एक मुकाम पर आकर बिजनेस की तरक्की एकदम थम सी जाती है। चाहे किसी बोर्डरूम में चर्चा हो रही हो या किसी एयरपोर्ट लाउंज में, जब भी किसी नई मार्केटिंग रणनीति की बात आती है ना, तो आखिर में एक ही सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? सवाल यह है कि इसे लागू कौन करेगा। मतलब हु विल इम्प्लीमेंट दिस। जानकारी या फ्रेमवर्क की कमी कहीं नहीं दिखती। असली समस्या उस जानकारी को अमल में लाने की होती है। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि एक बिजनेस के फाउंडर के पास नई चीजें आजमाने के लिए समय नहीं बचता। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ज्यादातर फाउंडर्स एक बहुत ही सामान्य जाल में फंस जाते हैं। इसे हम ओपेक्स बनाम कैपेक्स की लड़ाई कह सकते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। देखिए, ओपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंस, जो बिजनेस के रोजमर्रा के कामों को दर्शाता है, और कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंस, जो बिजनेस की भविष्य की ग्रोथ या उसकी क्षमता बढ़ाने से जुड़ा है। होता क्या है कि एक फाउंडर अक्सर ओपेक्स यानी उन्हें रोजमर्रा के ऑपरेशंस में ही उलझा रहता है। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे खुद करेंगे तो काम जल्दी और बेहतर होगा। एग्जैक्टली। ये सोच बहुत हावी रहती है कि कोई काम खुद करने से ज्यादा तेजी से हो जाएगा। लेकिन जब तक ऑपरेशंस की जिम्मेदारी किसी और को नहीं सौंपी जाती, डेलीगेट नहीं की जाती, तब तक बिजनेस की असली ग्रोथ यानी कैपेक्स पर ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक व्यक्ति की अपने ही काम पर पकड़ बिजनेस के लिए एक रुकावट बन जाती है। मैंने इस रिपोर्ट में पढ़ा कि इसमें बिजनेस ग्रोथ को 5 अलग-अलग चरणों में बांटा गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया बहुत स्पष्ट हो जाती है। हाँ, वो 5 चरण बहुत ही सटीक हैं। अगर हम पहले चरण की बात करें, जिसे रिपोर्ट में स्टार्टर स्टेज कहा गया है, तो ये वो स्थिति है जहां बिजनेस का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 0 से 10 करोड़ तक होता है। इस स्तर पर फाउंडर ही सब कुछ संभालता है। वो एक तरह से चीफ एवरीथिंग ऑफिसर की भूमिका में होता है। बिल्कुल। सेल्स से लेकर डेटा एंट्री तक सब कुछ उसी के जिम्मे होता है। इसके बाद दूसरा चरण आता है बिल्डर स्टेज, जो 10 से 50 करोड़ के बीच का होता है। इसमें क्या होता है? इस स्थिति में फाउंडर के पास मदद के लिए कोई एक व्यक्ति आ जाता है, लेकिन मुख्य काम और फैसले अभी भी फाउंडर ही ले रहा होता है। फिर आता है तीसरा और सबसे अहम पड़ाव, स्टेबलाइजर स्टेज। ये 50 से 100 करोड़ तक का सफर है। यहाँ आकर रोजमर्रा के काम थोड़े स्थिर होने लगते हैं और लगभग 40 से 50% काम टीम को डेलीगेट कर दिया जाता है। और इसके बाद ही असली उड़ान शुरू होती है ना? चौथा चरण है स्केलर स्टेज, जो 100 से 500 करोड़ के बीच का है। यहाँ फाउंडर का मुख्य फोकस रोजमर्रा के कामों से पूरी तरह हटकर बिजनेस ग्रोथ, नई पार्टनरशिप्स और रणनीतियों पर आ जाता है। जी, और अंत में आता है एंटरप्राइज स्टेज, जहाँ AUM 500 करोड़ के पार होता है। यहाँ एक पूरी तरह से व्यवस्थित कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लागू हो जाता है और फाउंडर सही मायनों में एक CEO की तरह काम करता है, जो केवल दिशा तय करता है। लेकिन क्या? इस पूरे सफर में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 90% MFDs बिल्डर और स्टेबलाइजर स्टेज के बीच ही फंसकर रह जाते हैं। बाप रे, 90%!
मतलब 10 से 100 करोड़ के बीच में ही ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। क्या इसका कारण बाजार का उतार चढ़ाव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मुख्य कारण बाजार या प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसका असली कारण है टीम पर भरोसा करने में होने वाली हिचकिचाहट। डेलीगेशन का डर। एग्जैक्टली। काम सौंपने का डर ही वो अदृश्य दीवार है जो बिजनेस को आगे बढ़ने से रोकती है। इसी दीवार को गिराने के लिए नीव ने टीम हायरिंग का एक बहुत ही स्पष्ट क्रम या फॉर्मूला पेश किया है, जिसे किसी भी हालत में उल्टा नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, वो हायरिंग फॉर्मूला वो मुझे बहुत तार्किक लगा था जब मैं पढ़ रहा था। उसमें कहा गया है कि सबसे पहले ऑपरेशंस टीम यानी ऑप्स टीम बनानी चाहिए, उसके बाद सेल्स या रिलेशनशिप मैनेजर्स को लाना चाहिए और सबसे अंत में मार्केटिंग टीम को हायर करना चाहिए। सही कहा। और लोग अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हाँ, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सबसे पहले मार्केटिंग पर जोर दिया जाए ताकि नए क्लाइंट्स आ सकें। लेकिन सीधी सी बात है, अगर पीछे का सिस्टम मजबूत नहीं है, ऑपरेशन संभालने वाला कोई नहीं है, तो अचानक आने वाले नए क्लाइंट्स बिजनेस के लिए एक वरदान के बजाय एक बड़ा बोझ बन सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इस पूरे स्ट्रक्चर की नींव एसओपीज यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर टिकी होती है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए अगर कोई बिजनेस फाउंडर अचानक 10 दिन की लंबी छुट्टी पर चला जाए, तो क्या वो बिजनेस बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा? ज्यादातर मामलों में तो जवाब ना ही होगा। हाँ, बिना एसओपीज के जवाब ना ही होगा। क्लाइंट की पहली मीटिंग से लेकर उनके डेटा को सीआरएम में अपडेट करने तक हर एक काम का एक लिखित और तय तरीका होना चाहिए। जब सिस्टम किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर रहने के बजाय प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, तभी बिजनेस सही मायने में स्केल हो पाता है। ये तो सिस्टम और ऑपरेशंस का हिस्सा हो गया। लेकिन जब एक सलाहकार अपने क्लाइंट के सामने बैठता है, तो वहां चुनौती बिल्कुल अलग होती है। मेरा मानना है कि निवेश के फैसले सिर्फ स्प्रेडशीट में दिए गए आंकड़ों से नहीं लिए जाते। बिल्कुल नहीं। इंसान की भावनाएं और मनोविज्ञान वहां बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाँ, और यहीं पर कहानियों का असर देखने को मिलता है। इस दस्तावेज में क्लाइंट्स के साथ संवाद करने के लिए ऑर्डर एंड क्योस यानी व्यवस्था और उथल-पुथल का एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क साझा किया गया है। जी, ये सिद्धांत डैनिश फिल्म एडिटर नील्स पाग एंडरसन के विचारों से प्रेरित है। उनका मानना है कि हर दमदार कहानी हमेशा एक आराम या कंफर्ट की स्थिति से शुरू होती है। यानी सब कुछ ठीक चल रहा होता है। हाँ, फिर उसमें कोई उलझन या कंफ्यूजन आती है जो पात्र को संघर्ष करने पर मजबूर करती है, और अंततः कहानी एक स्पष्टता या क्लैरिटी के साथ समाप्त होती है। निवेश की दुनिया में भी एक निवेशक की मानसिक स्थिति बिल्कुल किसी फिल्म के पात्र जैसी ही होती है। इसी बात को समझाने के लिए रिपोर्ट में मैन इन अ होल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया गया है। इसे ऐसे देखा जा सकता है कि शुरुआत में सब कुछ एक कंफर्ट जोन या ऑर्डर में होता है। उदाहरण के लिए, एक निवेशक अपना सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट या बहुत ही सुरक्षित माने जाने वाले साधनों में रखता है। उसे लगता है कि उसकी पूंजी पूरी तरह सुरक्षित है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। लेकिन फिर कहानी में केओस या उथल-पुथल की एंट्री होती है। वो कैसे? जैसे महंगाई की दर अचानक बढ़ जाती है, या बच्चों की शिक्षा और रिटायरमेंट जैसे भविष्य के बड़े लक्ष्य सामने आ जाते हैं, और बाजार की अनिश्चितता एक डर पैदा करती है। ये वो समय है जब पुरानी सुरक्षित रणनीतियां नाकाफी लगने लगती हैं। उस समय वो निवेशक खुद को एक गड्ढे में फंसा हुआ महसूस करता है, जहां उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। और यहीं पर एक वित्तीय सलाहकार की असली अहमियत समझ में आती है। एक सलाहकार का काम उस निवेशक को उस गड्ढे से बाहर निकालकर अ बेटर प्लेस यानी एक बेहतर और सुरक्षित जगह पर ले जाना होता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसे संतुलित पोर्टफोलियो के जरिए किया जाता है जो बदलती परिस्थितियों का सामना कर सकें। यह फ्रेमवर्क इसलिए इतना प्रभावी है क्योंकि ये बदलाव और बाजार की उथल-पुथल को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में पेश करता है। ये निवेशक को डराता नहीं है, बल्कि उसे ये समझाता है कि इस उथल-पुथल से गुजरकर ही एक सुरक्षित भविष्य तक पहुंचा जा सकता है। सही कहा। ये संवाद स्थापित करने का एक बहुत ही प्रामाणिक तरीका है। ये एक निवेशक की घबराहट को पूरी तरह से स्वीकार करता है, और कहानियों के अलावा अपनी बात को समझाने के लिए विजुअल रूपकों यानी मेटाफर्स का इस्तेमाल भी बहुत शक्तिशाली साबित होता है। अरे हाँ,
रूपकों की बात करें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल्स के द वायर स्नेक विज्ञापन का जो उदाहरण दिया गया है वो इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से साबित करता है। उस विज्ञापन में घर में पड़े एक ढीले खराब तार को एक खतरनाक सांप के रूप में दिखाया गया था जो किसी भी वक्त डस सकता है। हाँ, और इस विज्ञापन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्या? ये कि इसमें कहीं भी वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट के विज्ञान या तांबे की गुणवत्ता जैसी भारी भरकम तकनीकी बातों का जिक्र नहीं किया गया। इसमें सिर्फ एक बहुत ही बुनियादी मानवीय भावना का इस्तेमाल किया गया, और वो है डर से राहत तक का सफर, यानी फियर टू रिलीफ। एक विजुअल ने ये पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि जो अनदेखा है वो कितना खतरनाक हो सकता है। ये बहुत ही पावरफुल है। निवेश की दुनिया में भी तो यही रणनीति अपनाई जा सकती है। एक क्लाइंट को लंबी चौड़ी तकनीकी बातें या चार्ट समझाने के बजाय विजुअल रूपकों का उपयोग किया जाना चाहिए। कोई उदाहरण देना चाहेंगे? जैसे बाजार के उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी को एक रोलर कोस्टर की सवारी कहना, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP को उस रोलर कोस्टर की सीट बेल्ट बताना। जब तक किसी समस्या या जोखिम का एहसास विजुअल और भावनात्मक स्तर पर नहीं कराया जाता, तब तक किसी भी समाधान का महत्व समझ में नहीं आता। जी, प्रोडक्ट से पहले हमेशा उस दर्द को दिखाना जरूरी होता है जिसका वो प्रोडक्ट समाधान कर रहा है। एकदम सही। जब कोई व्यक्ति समस्या को गहराई से समझ लेता है तो उसका अगला कदम समाधान की तरफ होता है। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर निवेश की बात आते ही चर्चा एक बहुत ही परिचित सवाल पर आके टिक जाती है, और वो सवाल है, इसमें रिटर्न कितना मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर उसका पैसा कितना बनेगा। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। SLA फिनसर्व के आशीष मोदानी ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक और दिलचस्प उदाहरण दिया है। उन्होंने एक अस्पताल की कहानी का जिक्र किया। अच्छा, वो अस्पताल वाला उदाहरण वो बहुत ही शानदार था। हाँ, जरा कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही बीमारी के लिए इलाज कराने जाते हैं। एक व्यक्ति एक आलीशान 5 स्टार सुविधाओं वाले अस्पताल में जाता है, जबकि दूसरा एक सामान्य सरकारी अस्पताल में। दोनों जगह डॉक्टरों की योग्यता एक है, इलाज का तरीका एक है, और दी जाने वाली दवाइयां भी बिल्कुल एक जैसी हैं। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क अनुभव में है। दोनों मरीजों का उस अस्पताल में बिताया गया अनुभव पूरी तरह से अलग होता है। ये उदाहरण निवेश की प्रक्रिया पर पूरी तरह सटीक बैठता है। वित्तीय उत्पाद या फंड्स तो बाजार में सबके लिए एक जैसे ही उपलब्ध हैं, लेकिन एक निवेशक का अनुभव ही ये तय करता है कि वो अपनी निवेश यात्रा में कितना सुरक्षित, शांत और आश्वस्त महसूस करता है। बिल्कुल। एक बेहतरीन पोर्टफोलियो का लक्ष्य सिर्फ रिटर्न को सबसे ऊपरी स्तर तक ले जाना यानी मैक्सिमाइज करना नहीं होता, बल्कि उसे ऑप्टिमाइज करना होता है। इसका मतलब है कि पैसे की बढ़त के साथ साथ मानसिक शांति भी बनी रहे। इस मानसिक शांति और सही रिटर्न के संतुलन को समझाने के लिए मुझे वो 5 गियर वाली कार का मॉडल बहुत ही शानदार लगा। मतलब कोई भी पूरी यात्रा कार के टॉप गियर में नहीं कर सकता, रास्ते के हिसाब से गियर बदलना पड़ता है। निवेश का पोर्टफोलियो भी बिल्कुल ऐसा ही है। जी, जैसे पहला गियर जो शुरुआत करने या जरूरत पड़ने पर रुकने के लिए होता है, इसे लिक्विड या शॉर्ट टर्म फंड्स के रूप में देखा जा सकता है, जो इमरजेंसी के समय सबसे ज्यादा काम आते हैं और स्थिरता देते हैं। इसके बाद दूसरा गियर आता है जो धीमी और नियंत्रित गति के लिए है। ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स की तरह है जो 3 साल तक के छोटे लक्ष्यों के लिए उपयुक्त होता है। और फिर आता है तीसरा गियर जो एक स्थिर और आरामदायक गति प्रदान करता है। ये डायनामिक एसेट एलोकेशन की तरह है जो 3 से 5 साल के लक्ष्यों के लिए एक संतुलित रफ्तार बनाए रखता है। और जब लंबी दूरी तय करनी हो तो चौथे गियर का इस्तेमाल होता है, जहां असल रफ्तार पकड़ी जाती है। निवेश में ये 5 से 10 साल के लक्ष्यों के लिए फ्लेक्सी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स का हिस्सा होता है। और सबसे आखिर में आता है 5वां गियर यानी टॉप स्पीड। ये उन लक्ष्यों के लिए है जो 10 साल से अधिक दूर हैं। इसमें हाई रिस्क या थीमेटिक फंड्स आते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये टॉप गियर पोर्टफोलियो का महज 10 से 20% हिस्सा ही होना चाहिए। कोई भी चालक हमेशा टॉप स्पीड पर गाड़ी नहीं चला सकता, वरना दुर्घटना का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। जो असली विज्ञान है वो एसेट एलोकेशन है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो लंबी अवधि में संपत्ति बनाने का यही सबसे आजमाया हुआ तरीका रहा है। प्राचीन टैल्मुदिक ज्ञान में भी संपत्ति को 3 बराबर हिस्सों में बांटने की सलाह दी गई थी। 3 हिस्से? हाँ,
एक हिस्सा जमीन में, एक हिस्सा बिजनेस में और एक हिस्सा नकद रूप में। हजारों साल पहले भी जोखिम को बांटने का महत्व समझा जाता था। और आज के आधुनिक अध्ययन भी इसी प्राचीन ज्ञान की पुष्टि करते हैं। 1986 में हुई वो मशहूर VHB स्टडी हो या फिर 2003 में हुई वैनगार्ड की विस्तृत रिसर्च, ये सभी इस बात पर मोहर लगाते हैं कि लॉन्ग टर्म रिटर्न का 70 से 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एसेट एलोकेशन से निर्धारित होता है। बाजार की टाइमिंग या किसी एक विशेष फंड का चुनाव बहुत ही मामूली अंतर पैदा करता है। असली जादू सही अनुपात में निवेश करने में है। और एसेट एलोकेशन के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। वो क्या है? ब्लैक स्वान घटनाओं के लिए तैयार रहना। ओ हाँ, ब्लैक स्वान। ये वो अचानक आने वाले संकट होते हैं, जैसे कोई वैश्विक महामारी या अप्रत्याशित आर्थिक मंदी, जिनकी कोई पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन इन अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयारी जरूर की जा सकती है। वो कैसे कर सकते हैं? हर वित्तीय सलाहकार के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए कि वो साल में कम से कम एक बार पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करें और एक ब्लैक स्वान ड्रिल का आयोजन करें, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी बड़ा झटका लगने पर पोर्टफोलियो पूरी तरह से तबाह ना हो। यह अनुशासन किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब इन सिद्धांतों और रणनीतियों से आगे बढ़कर चलिए थोड़ा डेटा की दुनिया पर नजर डालते हैं। नीव के अक्टूबर 2025 के डेटा में SIP बुक का जो विश्लेषण किया गया है, वहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं जानता हूं आप किस डेटा की बात कर रहे हैं। हाँ, इस डेटा में टॉप 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंडस्ट्री के बाकी सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिन्हें रिपोर्ट में द रेस्ट कहा गया है, उनके बीच ग्रोथ का एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। और डेटा से ये साफ पता चलता है कि टॉप 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स बाकी सभी के मुकाबले काफी तेज गति से अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब इस बढ़त के पीछे के कारणों को गहराई से जांचा गया, तो जो सच्चाई सामने आई वो बहुत से लोगों की आम धारणाओं को तोड़ने वाली थी। बिल्कुल। आमतौर पर यह माना जाता है कि टॉप पे बैठे लोग इसलिए सफल हैं क्योंकि उनके पास बेहतरीन रिटेंशन है, यानी उनके क्लाइंट्स उन्हें छोड़कर नहीं जाते। ये एक बहुत ही सामान्य सोच है। लेकिन डेटा की हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। हाँ, यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। रिटेंशन के मामले में द रेस्ट यानी बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स टॉप 100 के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स का SIP स्टॉपेज रेशियो मात्र 12% के आसपास है, जबकि टॉप 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये आंकड़ा 20% है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि छोटे या मझोले डिस्ट्रीब्यूटर्स के क्लाइंट्स ज्यादा वफादार हैं और अपनी SIP जल्दी बंद नहीं करते। तो फिर ये सवाल उठता है कि खराब रिटेंशन होने के बावजूद टॉप 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स बाजार में इतनी तेजी से आगे कैसे निकल रहे हैं? इस सवाल का जवाब एक दूसरे मीट्रिक में छुपा है, जिसे SIP एक्विजिशन रेशियो या SAR कहा जाता है। टॉप 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स का असली हथियार नए क्लाइंट्स और नई SIP जोड़ने की उनकी आक्रामक रफ्तार है। अच्छा, एक्विजिशन। जी, उनका एक्विजिशन रेट बाकी लोगों की तुलना में 40 से 50% तक ज्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे विशेष रूप से लंबी अवधि और उतार चढ़ाव वाली कैटेगरीज जैसे फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा नए SIP हासिल कर रहे हैं। वे बाजार की हर गिरावट या तेजी का इस्तेमाल नए बिजनेस को लाने में करते हैं। कमाल है। ये विश्लेषण बाकी सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मतलब बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहले से ही सबसे मुश्किल काम मौजूद है, यानी क्लाइंट्स का भरोसा जीतना और उन्हें टिकाए रखना। हाँ, रिटेंशन उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उन्हें बस अपनी रणनीतियों में एक छोटा सा बदलाव करना है। उन्हें नए SIP एक्वायर करने की अपनी रफ्तार को थोड़ी और धार देनी है। अगर वे ऐसा कर पाने में सफल हो जाते हैं तो ग्रोथ का ये जो बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है वो बहुत तेजी से कम हो सकता है। ये एक बहुत ही सकारात्मक नजरिया है। एक मजबूत बुनियाद जो वफादार क्लाइंट से बनती है, उस पर तेजी से नई इमारत खड़ी करना ही लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस का असली मंत्र है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम एक जगह समेटने की कोशिश करें तो इस रिपोर्ट ने कई अहम बातों पर से पर्दा उठाया है। एक बिजनेस को सही मायने में स्केल करने के लिए एक फाउंडर को रोजमर्रा के ऑपरेशन से बाहर निकलकर ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करना ही होगा। बिल्कुल। इसके लिए सही क्रम में टीम बनाना और SOPs लागू करना अनिवार्य है। ग्राहकों के साथ संवाद करते समय केवल आंकड़ों का सहारा लेने के बजाय व्यवस्था और उथल-पुथल की कहानियों और स्पष्ट विजुअल रूपकों का इस्तेमाल करना होगा। और इसके साथ ही निवेश पोर्टफोलियो को एक गियर वाली कार की तरह समझना होगा, जहां समय और लक्ष्य के हिसाब से गियर बदलना जरूरी है। एसेट एलोकेशन की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि भविष्य की भविष्यवाणी करने के बजाय जोखिम के लिए तैयार रहना ही समझदारी है।
एकदम सही। और अंत में, जैसा कि डेटा ने स्पष्ट रूप से दिखाया, बेहतरीन रिटेंशन के साथ साथ तेजी से नए क्लाइंट्स जोड़ने की एक संतुलित और आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। निवेश की दुनिया में उत्साह से ज्यादा हमेशा एलोकेशन की ही जीत होती है। ये वाकई एक बेहद ज्ञानवर्धक और सोच विचार करने वाली चर्चा रही। आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई फाउंडर एक लंबी छुट्टी पर चला जाए और उसके बावजूद उसका बिजनेस तय किए गए एसओपीज की मदद से बिना रुके पूरी तरह सुचारू रूप से चलता रहे, तो क्या एक बेहतरीन फाइनेंशियल बिजनेस का असली काम केवल पैसे का प्रबंधन करना है, या फिर अपने सिस्टम्स और क्लाइंट्स के मनोविज्ञान का सही प्रबंधन करना ही असली सफलता है? बहुत ही गहरा सवाल है। सुनने वालों के लिए ये सोचने का एक अच्छा विषय हो सकता है। इस सवाल पर खुद विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।